जय हिंद। इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। जो चैप्टर जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस चैप्टर को जो हम पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, आप सभी को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कीजिए। यहाँ से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान स्वरूप कई देश की संरचना नहीं है, इसकी जो है मूल सूत्र की जड़ी काफी जो है गहरी है। 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी से पहले लगभग जो है 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम था। 15 अगस्त 1947 से पहले जो है हमारा 200 साल जो है अंग्रेजों का तो हमारा देश गुलाम था। उस समय भारत को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने की इस चिड़िया को भरपूर शोषण किया तथा जमकर जो है लूटा, जिसके कारण भारत में जो आर्थिक विकास की गति जो है मंद या नगण्य रही है। और यहाँ पर समझेंगे उस समय जो है लगभग 200 भारत जो है अंग्रेज का गुलाम था। और उस समय भारत को जो है किस नाम से जाना जाता था, तो सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता। आप सभी को पता होगा भारत का 4-5 नाम था। पहले देखेंगे तो हमारा हिंदुस्तान तो है ही, दूसरा भारत तो है ही, इंडिया तो है ही। उस समय आर्यभट्ट भी बोला जाता था भारत को, और सोने की चिड़िया भी बोला जाता था। ये सभी जो है भारत का प्राचीन नाम था। लेखा यहाँ पर जो है सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता होगा क्योंकि देखेंगे यहाँ पर जो है इस देश में जो है सभी चीज़ से भरपूर देश होगा, इसीलिए तो उस समय पहले जो है भारत को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जो अंग्रेज शासन जो है इस सोने की जो चिड़िया था इसको जो है भरपूर मात्रा में शोषण किया। यहाँ का जो भी सामान था, अच्छे से अच्छे जो भी चीज़ था, सभी को लूट कर जो है अपने देश ले गया। जिसके कारण देखेंगे तो भारत का जो विकास है, भारत का जो डेवलपमेंट है, इसकी गति देखेंगे तो नगण्य और मंद हो चुका। आगे देखेंगे आज़ादी के समय भारत अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो है पुनः स्थापना किया। दुनिया की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारे नीति निर्धारकों के समक्ष चुनौती थी। जिस प्रकार देखेंगे हमारा जो भारतीय जो अर्थव्यवस्था था इसको जो अंग्रेजों द्वारा जो लगभग 200 साल शोषण किया गया, इस रूप में वहाँ कहा नहीं जा सकता था भारतीय अर्थव्यवस्था आज़ादी के बाद जो इसकी जो भी सामाजिक स्थिति, आर्थिक जो भी स्थिति, राजनीतिक संस्कृति को जो है पुनः जो है स्थापित करना बहुत ज़्यादा जो कठिन था। फिर भी जो है इसको अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया। धीरे धीरे जो इसके नीति निर्देशक के अनुसार जो है ये जो है बहुत बड़ी चुनौती था। आगे देखेंगे इस अध्याय में अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का विकास और विकास की माप एवं जो है विभिन्न सूचकांक, बिहार के विकास की स्थिति में देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका, मूलभूत आवश्यकता एवं विकास से संबंधित आदों पर जो है प्रकाश डाला गया। इस चैप्टर में हम सभी ये सभी पढ़ने वाले हैं। अर्थव्यवस्था का जो है किस प्रकार विकास हुआ है, विकास की क्या माप एवं उसकी जो विभिन्न सूचकांक है, ये हम इस सभी चैप्टर में देखेंगे। फिर देखेंगे बिहार के विकास की जो है आर्थिक स्थिति को देखेंगे। फिर देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमि को देखेंगे। फिर आगे देखेंगे हम सभी इस चैप्टर में मूलभूत आवश्यकताएं जो भी है, फिर विकास संबंधित आदि जो भी बात होगा इस चैप्टर में हम सभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अर्थव्यवस्था का जो हमारा परिचय क्या होता है, यानी इकोनॉमिक्स इन इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम सभी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर समझते हैं अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाकर रखा था। और यहाँ पर आप सभी के अंदर जो है ये सवाल आता होगा आखिर उपनिवेश क्या होता है। तो जो भी बहुत शक्तिशाली देश, जो कमजोर देश पर इसको आक्रमण करके जो उसके अंदर जो स्थापित कर लेता अपने अंदर जो देश रहता, वो जो है उस देश का उपनिवेश कहलाता। उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति जो है अपना कर भारत को अपना दास बनाकर रखा था। उस सभी जो अंग्रेज था यहाँ पर एक उन सभी का नारा था फूट डालो और शासन करो। यहाँ पर देखेंगे पहले के समय में देखेंगे तो हमारे देश में जो है सभी धर्म समुदाय के लोग रहते थे, सभी जाति के लोग रहते थे। तो यहाँ पर अंग्रेज जब जो आया भारत में तो देखा ये सभी जो है कैसे एक साथ सभी जो है सम्मिलित होकर रह रहा है। तो उन्होंने एक नीति को अपनाया, फूट डालो और शासन करो, यानी जो है लोगों को बीच जो है आपस में लड़ाई करवा दो, उसके बाद जो है अपने उस जगह पर आ जाओ। तो इस प्रकार की जो है उन्होंने नीति को अपनाकर जो है भारत को जो है 200 साल तक जो है दास बना कर रखा। आगे देखेंगे ब्रिटेन शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना भी अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थी। लेकिन शोषण एवं दमनकारी नीति के कारण भारत की जो अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है। तो देखेंगे उस समय जो हमारा जो है जब हमारा देश जो गुलाम नहीं था, तो ब्रिटेन शासन के पूर्व जो हमारी जो भारत अर्थव्यवस्था देखेंगे तो भारत की जो अर्थव्यवस्था ज़्यादातर निर्भर करता था कृषि पर, यानी कृषि से जो भी चीज़ उत्पादन
उत्पादन होता था उसको जो बेचकर पैसा आता था, यही हमारा जो पहले के समय। उसके बावजूद देखेंगे तो भारत में उतना उद्योग नहीं था। उद्योग व्यापार, जो भी व्यापार से पैसा आ जाता था, यातायात आधारभूत जो भी संरचना, ये सभी जो है महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थी। लेकिन जो है यहाँ पर ये सभी कारण जो यहाँ पर देखेंगे, भारत की स्थिति जो है बहुत ही अच्छा था, लेकिन जो है शोषण एवं दमनकार नीति के कारण जो है भारत की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा जर्जर हो गई। गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, विषमानता तथा शोषण का साम्राज्य बना लिया तथा जो है देखेंगे तो उस समय भारत को जो है गरीबी बना दिया। लोगों को जो एजुकेट नहीं किया जाता था, शिक्षा नहीं पहुंचाया जाता था। अंधविश्वास, लोगों के अंदर जो एक दूसरे के प्रति क्या कर दिया था, तो अंधविश्वास पैदा कर दिया था। विषमानता, लोगों के अंदर जो है यहाँ पर क्या कर दिया था, ऊंच नीच का जो है विषमानता कर दिया था। शोषण का जो है ये सभी उस समय साम्राज्य बना दिया था। अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्षों के में भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई जो है विकास नहीं हुआ। अंग्रेज जो शासन कर रहा था भारत में 200 साल, 200 साल क्या किया, इस बार जो है कोई विकास करने का काम नहीं किया। बाकी जो है इसमें जो विकास हुआ था, पहले का जो भी सामान था उसी को यहाँ से लूट लूट कर जो अपने देश लाया ले जाया करता था। लेकिन जो 2 साल में जो है कोई भी विकसित नहीं हुआ। तो इस प्रकार जो है भारत की अर्थव्यवस्था को इस प्रकार जो है अंग्रेजों द्वारा खोखला किया गया। आगे देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय की स्थिति, कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता, शिल्प उद्योग का पतन तथा उसके बाद लगभग नष्ट हो गई। देखेंगे तो देखेंगे तो आय जो लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय होती है, इस पर जो स्थिरता आ गया। कृषि में जो पर जो है जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता हो गया। सभी लोग जो वहाँ पर कृषि पर निर्भर हो गया। हस्तलेप यानी हाथ से जो काम किया जाता था उस उद्योग पर पतन हुआ। साथ में देखेंगे तो जो भी सारे उद्योगी जो भी व्यवस्था था धीरे धीरे वहाँ पर नष्ट होने लगा। तो इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देते हैं कि अंग्रेज ने भारत अर्थव्यवस्था का शोषण किया। और इस तरह पूरा स्पष्ट हो जाता है कि भारत का उस समय जो भी अर्थव्यवस्था था उसका पूरा क्या कर लिया, अंग्रेजों द्वारा जो है शोषण किया गया। यहाँ पर देख लिया आप सभी का जो है उपनिवेश का क्वेश्चन आता है, तो देख लीजिए, जब कोई भी देश किसी बड़ी समृद्ध राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्य का निर्देश एवं नियंत्रण शासक देश का होता है, ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। तो देखेंगे भारत करीब जो है 200 वर्षों तक जो है ब्रिटिश शासक का क्या था, उपनिवेश था। सिंपल भाषा में आप सभी याद रखिएगा, जब कोई देश जो है किसी बड़े शक्तिशाली देश का जो है अपने अंदर समावेश कर लेता है तो वो देश जो हमारा उस देश के लिए उपनिवेश कहलाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने तो आप सभी जरूर याद रखिएगा। आगे यहाँ पर हम सभी देखने वाले हैं अर्थव्यवस्था का अर्थ यहाँ पर देखने वाले हैं। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि प्राय सभी लोग अपनी आजीविका के अर्जन के लिए विभिन्न प्रकार के क्रियाओं में लगे होते हैं। हम सभी अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं सभी लोग जो है अपनी आजीविका अर्जन के लिए यानी जो है धन रुपए पैसे कमाने के लिए जो है अपने क्रिया में जो है सभी लोग प्रतिदिन लगे रहते हैं। इस क्रिया का मुख्य रूप से जो है वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन से संबंधित होता है। और इस क्रिया का क्या उद्देश्य होता है, या तो किसी प्रकार जो है वस्तु का निर्माण किया जा रहा है या नहीं तो किसी लोग को जो है सेवा दिया जा रहा है, इसी संबंधित यहाँ पर काम होता है। उदाहरण के लिए देखेंगे, किसान जो है खेत एवं खलिहानों में जो है मजदूर, कर कारखानों में शिक्षक, स्कूल तथा जो है कॉलेज में, वकील, कोर्ट कचहरी में अपना कार्य में लगे रहते हैं। किसान जो है अपना खेत खलिहानों में लगे रहते हैं जिससे जो है वहाँ पर कोई चीज़ की क्या हो, उपज हो, और उपज होने के बाद वहाँ से जो भी उसको सेल किया जाए, बेचा जाए, तो वहाँ से जो भी इनकम हो इसके लिए लगा रहता है। मजदूर देखेंगे कल जो कारखाने रहते हैं, फैक्ट्री, उसमें लगे रहते हैं। किस लिए, तो आप सभी जानते होंगे, पैसा के लिए। शिक्षक जो है स्कूल में बच्चे को पढ़ाते रहते थे, किस चीज के लिए, तो पैसा के लिए। कॉलेज में वकील देखेंगे तो कोर्ट कचहरी में काम करते हैं, किस चीज के लिए, तो पैसा, अपनी आजीविका अर्जन के लिए। तो इस प्रकार देखेंगे तो सभी लोग, जो दुनिया की जो भी लोग हैं, सभी जो है कुछ ना कुछ काम करते हैं अपनी आजीविका को अर्जन के लिए। आगे देखेंगे यह प्रश्न, अब यह प्रश्न है कि सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त क्यों रहते हैं। तो आप सभी भी बोलेंगे और सभी लोग जो अपने अपने काम में इसीलिए व्यस्त रहते हैं, धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। आगे देखेंगे इसका उत्तर यह कहा जा सकता है कि ये सभी लोग धन कमाने के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे रहते हैं जिसका उनके परिवार के सदस्यों की आवश्यकता पूरी हो सके। और यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि सभी लोग जो है किस चीज लिए लगा रहता है, तो मजदूर जो है क्या कर कारखानों में लगा रहता है, किसान जो है खेत खलिहानों में, टीचर जो है स्कूल कॉलेज में लगा रहता है, वकील देखेंगे तो कोर्ट कचहरी में लगा रहता है। आखिर क्यों लगा रहता है, तो देखेंगे और जो है धन कमाने के लिए। उसका उद्देश्य जो है क्या होता है, तो आर्थिक जो भी क्रिया है, धन इससे कमाए और उसके परिवार की जो भी आवश्यकता है उसकी जो है इससे पूर्ति हो पाए पैसे से। आगे देखेंगे हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्ति होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ ये लाइन है।
आर्थिक क्रिया क्या है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो लिखेंगे हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे जो है आय प्राप्ति होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे आय प्राप्त होती है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। आगे देखेंगे अर्थव्यवस्था का ऐसा तंत्र या ढांचा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रिया संपादित होती है। यानी यहाँ पर ये समझना अर्थव्यवस्था का ऐसा हम तंत्र बोल सकते हैं या ढांचा बोल सकते हैं जिसके अंतर्गत देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के जो भी आर्थिक क्रिया होती है वो की जाती है। आर्थिक क्रिया आप सभी समझ गए क्या होता है, तो वे सभी क्रिया जिससे जो है आय अर्जित हो, आय उत्पादन हो, उसे हम क्या बोलते हैं, तो आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं। जैसे देखेंगे कृषि हो गया, उद्योग व्यापार हो गया, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि जो हमारा क्या हो जाएगा, तो आर्थिक क्रिया हो जाएगा। ये आर्थिक क्रिया एक और तो विभिन्न प्रकार की वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करती है, दूसरी और जो है लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करती है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं को संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तु एवं सेवा का जो है क्रय कर सके यानी बेच सके। तो यहाँ पर समझेंगे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार, बैंकिंग, ये सभी हमारा क्या हो जाता है, तो आर्थिक क्रिया हो जाता है। ये आर्थिक क्रिया देखेंगे एक और जो क्या हो रहा है, तो वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, और दूसरी ओर देखेंगे तो वस्तुओं या सेवाओं का क्या कर रहा है, यहाँ पर उत्पादन हो रहा है। दूसरी ओर देखेंगे अर्थव्यवस्था का दूसरा पहलू क्या है, तो रोजगार, इससे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। आर्थिक क्रिया के दो मूल रूप होते हैं। पहला देख लेंगे यहाँ पर विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का पहला उत्पादन होता है, जो लोग यहाँ से उत्पादन करते हैं, और दूसरी यहाँ पर देखेंगे तो दूसरी लोगों को जो है यहाँ पर रोजगार का भी अवसर प्रदान होते हैं। तो इस तरह देखेंगे आर्थिक क्रिया के दो पहलू है। इस तरह प्रत्येक अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य जो है करती है। आगे यहाँ पर देखने वाले हैं कौन कौन से कार्य है, तो वही दो कार्य है। पहला देख लीजिए, लोगों की आवश्यकता की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। दूसरा देखेंगे लोगों को जो है रोजगार का अवसर प्रदान होता है। तो यहाँ पर आप सभी समझ चुके हैं अर्थव्यवस्था का दो क्या आवश्यकता होती है। तो पहला देखेंगे लोगों की जो भी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, वस्तुओं को निर्माण किया जाता है और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर जो वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है या चाहे सेवा का निर्माण किया जा रहा है, इसमें जो यहाँ पर मजदूर लगते हैं, लोग लगते हैं, इससे क्या हो जाता है, उनका रोजगार का भी अवसर प्रदान हो जाता है। इससे पैसा ये भी कमाते हैं, वे भी कमाते हैं। तो मान लीजिए कोई लोग जो है सब्जी उगा रहे हैं, तो सब्जी में क्या हो रहा है, किसी व्यक्ति को उस चीज़ की नीड है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वस्तु का उत्पादन हो जा रहा है। जो बेच रहा है, मान लीजिए जो दुकान खोल के बेच रहा है, क्या हो रहा है, दूसरे को सेवा दे रहा है। इससे क्या हो रहा है, उनको रोजगार हो रहा है और रोजगार से उसको पैसा आ रहा है। तो इस प्रकार देखेंगे तो अर्थव्यवस्था के लिए दो स्तंभ है। आगे यहाँ पर देखेंगे कुछ अर्थशास्त्री ने अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किए हैं। पहला देख लीजिए, आर्थर लेविस के अनुसार देखेंगे अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकता को संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आर्थर जो लेविस जो है क्या कहे हैं अर्थव्यवस्था के बारे में, तो उन्होंने कहा है अर्थव्यवस्था का अर्थ है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय जो भी आवश्यकता की संतुष्टि हुए अपने संसाधन को प्रयोग कर सकते हैं। यहीं पर दूसरा जो अर्थशास्त्री है ब्राउन, इसके अनुसार देखेंगे तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। तो यहाँ पर आप सभी समझ चुके हैं, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था की क्या परिभाषा है, तो यहाँ पर आप सभी उनको लिख सकते हैं। यहीं पर आगे पूछ ले जाएगा आपके एग्जाम में अर्थव्यवस्था जो है ब्राउन के अनुसार क्या होना चाहिए, अर्थव्यवस्था की परिभाषित कीजिए ब्राउन के अनुसार। तो आप सभी लिखेंगे अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है, तो प्रणाली है। तो आप सभी याद रखिएगा, जो भी बोल रहे हैं सभी अर्थशास्त्री, ये आपके जो है ऑब्जेक्टिव में काम आ जाता है, तो याद रखिएगा। दूसरे शब्द में देखेंगे ब्राउन का, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका दूसरा शब्द में। आगे देख लेंगे, इसी को अगर हम संक्षेप यानी शॉर्ट में करेंगे तो शॉर्ट में क्या बोले हैं ब्राउन, तो अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। तो ये सभी हमारा देख सकते हैं, तो दो अलग अलग अर्थशास्त्री का जो है अलग अलग जो है अपना जो है परिभाषा। आगे देखेंगे इसी प्रकार बिहार की अर्थव्यवस्था का आर्थिक जो है बिहार वासियों के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है जिसके आधार पर बिहार वासियों की मानवीय आवश्यकता को संतुष्टि के लिए बिहार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार देखेंगे तो बिहार की अर्थव्यवस्था अलग है, भारत की अर्थव्यवस्था अलग है। तो अब हम आगे यहाँ पर देखने वाले हैं अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, इसको समझने वाले हैं। तो देखेंगे अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादनों क्षेत्र इसके विभिन्न से इसके विभाजन से है। चूंकि अर्थव्यवस्था से विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रिया अथवा जो है गतिविधियां संपादित की जाती है, जैसे
जैसे देखेंगे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो आदि। ये सभी क्रियाओं को जो है मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया। तो आप सभी समझेंगे अर्थव्यवस्था को जो है मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया है। तो आप सभी देखेंगे इसको जो है 3 भागों में बांटा गया। बाकी आगे क्लास में हम सभी जाते हैं, 12th 11th में जाते हैं तो इसको 5 भागों में बांटा गया है। तो ये 3 तो हमारा रहता ही, आगे चौथा आ जाता है, पांचवा आ जाता है। तो अभी तक हमें मात्र 3 पढ़ना है। तो देखेंगे अर्थव्यवस्था के कितने सेक्टर है, तो 3 सेक्टर है। पहला देख लीजिए हमारा प्राथमिक सेक्टर, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। दूसरा हमारा हो जाता है द्वितीयक सेक्टर, जिसे अंग्रेजी में सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। आगे हमारा तीसरा हो जाता है तृतीय सेक्टर, या इसी को हम सभी सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, थर्ड सेक्टर, या इसे सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो आप सभी यहाँ पर समझ चुके हैं अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है। चलिए यहाँ पर समझते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना, यानी जो इसका चार्ट यानी बोल सकते हैं, चार्ट को समझते हैं। तो देख लीजिए हमारा पहला हमारा प्राथमिक होता है, दूसरा हमारा द्वितीयक होता है, और तीसरा देखेंगे तो तृतीयक क्षेत्र होता है, जो कि इसे सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, जिसे सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो पहला देख लीजिए कृषि हो जाता है, दूसरा हमारा पशुपालन हो जाता है, तीसरा हमारा देखेंगे तो वन हो जाता है, चौथा हमारा मछली पालन हो जाता है। आप देखिए आपके एग्जाम में जो है एग्जामिनर जो रहेंगे कैसे क्वेश्चन फंसाएंगे आप सभी को। तो पूछेगा मछली पालन जो है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए में देगा प्राथमिक, बी में देगा द्वितीयक क्षेत्र, सी में देगा तृतीयक, और डी देखेगा इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी वहां पर कंफ्यूज होंगे। तो इसीलिए आप सभी को समझ जाना है मछली पालना ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। दूसरा अगर वन भी पूछा जाए किस सेक्टर के अंतर्गत आता है, तो ये भी हमारा प्राथमिक हो जाएगा। पशुपालन ये भी जो हमारा प्राथमिक हो जाएगा। कि दूसरा सेक्टर के अंतर्गत क्या हो जाएगा, तो हमारा उद्योग हो जाएगा। उद्योग भी हमारा देखेंगे तो कई प्रकार के होते हैं। देखें हमारा कुटीर उद्योग, उससे बहुत छोटा लेवल का उद्योग, फिर लघु उद्योग, उससे थोड़ा बड़ा, मध्यम, फिर देखेंगे उससे थोड़ा बड़ा, और देखेंगे तो एक बड़े लेवल पर हमारा उद्योग होता है। जो हमारा पूछा जाएगा कुटीर उद्योग किस सेक्टर में आता है, तो आप सभी याद रखिएगा द्वितीयक सेक्टर में। फिर पूछ लेगा लघु किस में आता है, तो ये भी हमारा द्वितीयक सेक्टर में। फिर पूछ लेगा बड़े लेवल का जो है उद्योग किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आता है, तो याद रखिएगा ये भी हमारा जो द्वितीय में आता है और उद्योग के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे निर्माण हो गया, गैस एवं बिजली, ये सभी हमारा जो है किस सेक्टर में आता है, तो द्वितीयक सेक्टर में आता है, यानी दूसरा सेक्टर में आता है। आगे देख लीजिए तीसरा सेक्टर में क्या क्या आता है, तो बैंक देखेंगे, जो भी बैंक है ये सभी हमारा तीसरा सेक्टर में आएगा। परिवहन का जो भी काम होता है, एक जगह से दूसरी जगह यातायात करना, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो तीसरा सेक्टर हो जाएगा। संचार जो है किसके अंतर्गत आएगा, तो तृतीयक सेक्टर के अंदर। और इसमें कुछ व्यापार भी होता है जो कि हमारा तृतीयक सेक्टर, और अन्य जो भी सेवाएं है सभी हमारा क्या हो जाएगा, तो अन्य जो है हमारा तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर ये चार्ट आप सभी को अच्छे से समझना, यहाँ से बहुत ऑब्जेक्टिव पूछा जाने की संभावना है। तो देखेंगे आप सभी के लिए आप प्राथमिक सेक्टर आखिर क्या होती है। तो देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत देखेंगे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालना हो गया, जंगल से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसी व्यवसाय हमारा जो है प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो आप सभी समझ चुके हैं प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो आप सभी याद रखिएगा कृषि सेक्टर। आगे हमारा हो जाएगा इसके अंतर्गत क्या आ जाता है, तो हमारा कृषि हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा, मछली पालना हो जाएगा, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना, ये सभी हमारा क्या हो जाएगा, तो प्राथमिक सेक्टर हो जाएगा। द्वितीयक सेक्टर देखेंगे तो द्वितीयक सेक्टर को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा द्वितीयक सेक्टर को हम सभी क्या बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र जो होता है इसको हम औद्योगिक क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत देखेंगे तो खनिज हो गया, व्यवसाय हो गया, निर्माण कार्य हो गया, जन उपयोगी सेवा जैसे देखेंगे गैस और बिजली आदि जो हमारा द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत आता है। तीसरा देखेंगे तो तृतीयक जो क्षेत्र होता है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत देखेंगे तो बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार आदि क्रिया सम्मिलित होती है। ये क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाओं की सहायता करने में प्रदान करती है, इसीलिए जो है सेवा क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर आप सभी समझ गए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोलते हैं, द्वितीयक सेक्टर को जो हम सभी औद्योगिक सेक्टर के भी नाम से जानते हैं, और प्राथमिक सेक्टर को जो है कृषि सेक्टर के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर मेन पॉइंट को याद रखना। और आप सभी देखेंगे प्राथमिक सेक्टर और जो हमारा द्वितीयक सेक्टर इस को जो सहायता प्रदान करती है, इसी को हम सभी क्या बोलते हैं, तो सेवा सेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप सभी समझ चुके हैं तीनों के बारे में। अब हम यहाँ पर आगे समझने वाले हैं
ये जो हमारा चार्ट है तरीका देखेंगे तो राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान देखेंगे तो किस किस प्रकार है। तो देख लीजिए 1901 में देखेंगे तो कितना परसेंट था कृषि से, यानी जो प्राथमिक सेक्टर था उसमें कितना था 63.6 था। यहीं बढ़कर आगे 1947 में हमारा 58 हो गया, धीरे धीरे घट रहा है। आगे देखेंगे 2007 में देखेंगे तो 22 हो गया। फिर देखेंगे 2011 और 12 में देखेंगे तो 16 हमारा 38 हो गया। फिर आगे देखेंगे 2020-21 में तो 20 हमारा क्या हो गया 19 हो गया। तो हमारा देख सकते हैं शुरू में देखेंगे तो 1901 के आसपास जब हमारा देश आज़ाद नहीं था उस समय देखेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र से जो है सबसे ज़्यादा आय आता था। यानी जो है पूरे मान लीजिए हमारा जो अगर 100 रुपया अगर आ रहा है पूरे देश में तो हमारा जो कितना समझना है तो 63 से 64 रुपया समझना है आप सभी को। हमारा जो है पहले 1901 में कृषि प्राथमिक जो भी सेक्टर है इससे आता था। अब धीरे धीरे बढ़ के देखिए अब हमारा जो अभी 20 रुपया आ रहा है इस समय। आगे फिर देखेंगे दूसरा जो हमारा सेक्टर होता है इसमें देखेंगे तो उस समय हमारा 12.7 था। फिर धीरे धीरे बढ़कर जो हमारा 1947 में 14 पर गया, फिर हमारा 2007 में 22 पर चल गया। फिर 2011-12 में देखेंगे तो 29.35 पर गया। फिर 2020 और 21 में देखेंगे तो 25 हमारा 92 पर गया। और आगे देख लेंगे हमारा तृतीयक जो सेक्टर हो जाता है पहले हमारा 23 था, फिर हमारा 27 हुआ, फिर 56 हुआ, फिर 54 हुआ, फिर हमारा 53 हो गया। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो अभी के समय में देखेंगे तो 55 के आसपास जो हमारा चल गया होगा क्या तो तृतीयक सेक्टर। तो यहाँ पर आप सभी समझ चुके हैं इसको। इस चार्ट को जरूर याद रखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे इसी चार्ट में से भी पूछा जा सकता है। तो आप सभी को अच्छे से समझ के रखना है। आगे देखेंगे हमारा जो है तरीका 1.1 से स्पष्ट है कि आज़ादी के समय प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है 58.7% था, जो कि घटकर अब केवल जो है 22% रह गया। और दूसरा सेक्टर का देखेंगे तो 1947 में जो हमारा 14.3% था, अब वह बढ़कर जो है 22.2 हो गया। फिर देखेंगे अगर तीसरा क्षेत्र का योगदान देखेंगे तो 1947 में 27 था, जो कि अभी बढ़कर जो है 56% के आसपास हो गया था। इसका अर्थ है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजनात्मक विकास के कार्यक्रम में भारत क्रमशः समृद्ध की और आगे आगे धीरे धीरे जो हमारा क्या हो रहा है तो इस तालिका के अनुसार पता चल रहा है हमारा जो है धीरे धीरे विकास की ओर जो हमारा भारत बढ़ रहा है अर्थव्यवस्था के अनुसार। अब आगे हम सभी देखने वाले हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार यानी टाइप ऑफ इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखेंगे आज विश्व में जो है निम्न 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। पूरे दुनिया भर में देखेंगे तो अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं तो 3 प्रकार है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, दूसरा पूछ लिया जाएगा समाजी अर्थव्यवस्था क्या है, तीसरा हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो समझेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। जैसे देख लीजिए हमारा जो पूंजीवादी के अंतर्गत कौन कौन सा देश हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, जापान हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आदि, ये सभी हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो इसकी परिभाषा समझ लीजिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधन का जो अधिकार स्वामित्व यानी निजी व्यक्ति के पास होता है। इसी अर्थव्यवस्था का जो है जो इसका उपयोग करके अपने निजी लाभ कर सकते हैं, इस व्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो कौन कौन सा देश हो गया तो अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सभी हमारा देश हो जाएगा। आगे देखेंगे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगा। तो देखेंगे सामाजिक अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधन का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। चीन के क्यूबा आदि देश देखेंगे तो समाजवादी अर्थव्यवस्था विगत वर्षों में भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के कारण समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलने लगा है, जहां उत्पादन के साधन का जो है स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग करके जो है समाज के सभी कल्याणों के लिए किया जाता है। तो यही हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है। देखेंगे पिछले कई वर्षों से जो हमारा भूमंडलीकरण का हो गया, उदारीकरण का हो गया, सामाजिक अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो है धीरे धीरे बदलने लगा है। आगे समझेंगे तीसरा नंबर पर जो हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर समझते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधन का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी के बीच का रास्ता है। तो यहाँ आप समझेंगे पूंजीवादी और समाजवादी का जो बीच का रास्ता है उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। यानी तो ऐसे हम इसकी परिभाषा देख सकते हैं जहां उत्पादन के साधन का अधिकार जो है स्वामित्व सरकार के पास भी हो आधा, आधा किसी निजी व्यक्ति के पास भी हो, तो उसी को हम सभी क्या बोलते हैं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ से पॉइंट याद रखिएगा, भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है तो ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो हमारा जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी याद रखेंगे। यहाँ पर हम सभी समझेंगे अर्थव्यवस्था का विकास। तो देखेंगे अर्थव्यवस्था के विकास का एक लंबा तिहाई है
अर्थव्यवस्था का विकास एक पौधे के विकास की तरह होता है। जिस तरह एक पौधे क्रमशः विकास होते जाता है और परिपक्वता की स्थिति में उसे फल, डाली आदि उपयोग मानवित में होता है, ठीक उसी प्रकार जो अर्थव्यवस्था का आदिम काल से अब तक जो है विकास हुआ है। अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन हम अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी कह सकते हैं। यानी समझेंगे अब हम यहाँ पर अर्थव्यवस्था का विकास जो है किस प्रकार हुआ। अर्थव्यवस्था का विकास जो है एक लंबा इतिहास है। अर्थव्यवस्था का विकास का हम ऐसे बोल सकते हैं जिस प्रकार जो है पौधे के विकास की तरह होता है। जिस तरह देखेंगे पौधे से क्रमशः विकास हो जाते हैं तो यहाँ पर धीरे धीरे वो परिपक्वता हो जाती है। इसकी स्थिति में आने के बाद जो उन्होंने वो क्या करते हैं, फल देते हैं, डाली, ये सभी देखेंगे। तो इस तरह जो है धीरे धीरे यहाँ पर क्या होते रहता है, पेड़ का विकास होते रहता है। तो सेम उसी प्रकार हमारा अर्थव्यवस्था भी होता है। क्या होता है, तो धीरे धीरे जो है यहाँ पर अर्थव्यवस्था का विकास होते रहता है। अर्थव्यवस्था के विकास में देखने के लिए हम अपने देश भारत के आर्थिक विकास की स्थिति को देखना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति किसी एक समय का की जो है चमत्कारी स्थिति नहीं है, इसका एक अपना जो है इतिहास है। अर्थव्यवस्था के विकास के निम्नलिखित दो स्थिति की विवेचना करेंगे। पहला देख लीजिए हमारा आर्थिक विकास हो जाता है, दूसरा हमारा मौद्रिक विकास हो जाएगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए हमारा आर्थिक विकास क्या होता है। तो पहले हम आर्थिक विकास की चर्चा करेंगे जो कि आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग के द्वारा संपन्न होता है। इसके पहले जान लेना आवश्यक है कि आर्थिक विकास है क्या। ऐसे तो आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर जो अर्थशास्त्री में काफ़ी मतभेद है। इसकी जो है एक सर्वभाषा नहीं दी जा सकती है, फिर भी आप इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा को जान ले जा रहा है। अर्थव्यवस्था के विकास के लेकर जो है जो भी अर्थशास्त्री है इनके अंदर जो है मतभेद है। किसी का कहना है हमारा ये परिभाषा सही है, किसी अर्थशास्त्री का कहना है ये परिभाषा सही है। फिर भी जो यहाँ पर कुछ अर्थशास्त्री का परिभाषा लिया गया। तो पहले देख लीजिए हमारा रोस्टोव के अनुसार देखेंगे तो आर्थिक विकास एक क्रय शक्ति में वृद्धि की दर है, दूसरी और जनसंख्या वृद्धि के बीच का संबंध है। तो आपके एग्जाम में ये अगर पूछा जाए तो प्रो रोस्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, तो आर्थिक विकास एक और क्रय शक्ति में वृद्धि की दर की है और दूसरी ओर देखेंगे तो जनसंख्या में वृद्धि के विकास का संबंध है। तो इसी को हम आर्थिक विकास बोलते हैं। यहाँ पर हम समझने वाले हैं समावेशी विकास क्या होता है। तो आप सभी समझ लीजिए, एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो काम आ जाएगा। तो आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्ग का जीवन ऊंचा स्तर हो जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूत नहीं रहे, तो ऐसे विकास की क्रिया को समावेशी विकास बोलते हैं। तो इस तरह आप सभी देख लीजिए समावेशी विकास क्या होता है। तो आर्थिक विकास जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्ग के जो है जीवन स्तर जो है ऊंचा हो जाए तथा समाज में कोई भी वर्ग विकास के लाभ से जो अछूत नहीं रह जाए, ऐसी व्यवस्था को हम सभी समावेशी विकास बोलते हैं। आगे देख लीजिए अगले अर्थशास्त्री का क्या कहना है। तो मेयर एवं वर्ल्डविन के अनुसार देखने बताया है आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकालीन में किसी अर्थव्यवस्था का वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, मेयर साहब और जो है वर्ल्ड विन के अनुसार बताया गया आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है दीर्घकालीन में किसी अर्थव्यवस्था का वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो। यही हमारा जो है ये दोनों के अनुसार बताया गया अर्थव्यवस्था का विकास। आगे समझेंगे, अतः स्पष्ट है कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है जिससे जो अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन होते हैं। इससे चलते प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक आय बदल तथा आर्थिक विकास के निर्धारण नियंत्रण बदलते रहते हैं। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता तथा उत्पादन का जो है ऊंचा स्तर प्राप्त करना है, जिसके जो है लिए विकास की प्रक्रिया गतिशील करना। ये देखेंगे तो अलग अलग लोगों का जो है अलग अलग कहना है। आर्थिक विकास को जान लेने के बाद हम यह भी जान लेंगे कि आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक प्रगति में क्या अंतर होता है। जब हम आर्थिक विकास को जानेंगे तो यहाँ पर ये जो तीन बात है इसको समझना जरूरी हो जाता है। आखिर जो हमारा आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक वृद्धि क्या होता है, आर्थिक प्रगति क्या होती है। तो सामान्यतः आर्थिक विकास देखेंगे तथा आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं मानी जाती है। दूसरे शब्दों में एक दूसरे का स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इधर अर्थशास्त्रियों द्वारा इन दोनों के बीच में भी अंतर किए जाने लगा। यहाँ पर इकोनॉमिक्स के अनुसार देखेंगे तो आर्थिक विकास तथा आर्थिक जो हमारा वृद्धि है ये दोनों क्या हो जाते हैं, तो कोई अंतर नहीं बताया जाता। फिर भी जो है दोनों शब्द जो है एक दूसरे का स्थान में प्रयोग कर लिए जाते हैं, लेकिन जो है इधर कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा इस दोनों में भी अंतर बताए जा रहे हैं। श्रीमती उर्सुला हिक्स द्वारा बताया गया है वृद्धि यानी ग्रोथ शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास डेवलपमेंट जो होता है शब्द का प्रयोग जो है विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। यहाँ पर समझिए एक जो है बहुत ही जो अर्थशास्त्री बोल सकते हैं
श्रीमती उर्सुला हिक्स, शॉर्ट में याद रखना है हिक्स, द्वारा कहा गया है वृद्धि शब्द का प्रयोग जो है आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के लिए समझ में किया जाता है, वही जबकि देखेंगे विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। फिर देखिए अगला अर्थशास्त्री बोल रहे हैं डॉक्टर ब्राइट सिंह जी के कहना है कि ग्रोथ शब्द का प्रयोग जो है विकासशील देशों के लिए किया जाता है। हमारा वृद्धि शब्द है, इसका प्रयोग जो है विकासशील देशों के लिए किया जाता है, विकसित देशों के लिए किया जाता है। तो किसके द्वारा कहा गया है? तो ब्राइट सिंह द्वारा किया। आगे समझेंगे हम सतत विकास क्या है। तो आज प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला, गैस, पेट्रोलियम, वन्य जल, सूर्य का प्रकाश आदि इस तरह प्रयोग किया होता जा रहा है कि भावी पीढ़ी को इन प्राकृतिक संसाधनों से वंचित रहना पड़ेगा। यही नहीं, वर्तमान उत्पादन तकनीक ने पर्यावरण प्रदूषण को गंभीर समस्या को जन्म दे दिया। अनेक उत्पादन क्रिया जल, जलवायु एवं भूमि को प्रदूषित कर रही है, जो आज का चिंता का विषय है। इस समस्या के लिए जो है वर्तमान विकास के लिए वर्तमान पद्धति तथा प्रक्रिया को जारी उचित कर नहीं जा सकता है। इसके विकल्प के रूप में सतत विकास या पोषणीय विकास की अवधारणा जन्म ले रही है। देखेंगे सतत विकास आखिर क्या होता है। तो वर्तमान समय में जो भी प्राकृतिक संसाधन है जैसे कोयला हो गया, गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, वन्य हो गया, जल हो गया, सूर्य का जो प्रकाश आदि जो है इस तरह यूज किया जा रहा है, इस तरह यहाँ पर इसको ख़त्म किया जा रहा है। आने वाले जो भावी पीढ़ी है इससे जो है वंचित रह जाएगा। इसीलिए जो यहाँ पर सतत विकास की योजना की जा रही है, जिसे पोषणीय विकास भी बोलते हैं। तो इसीलिए जो है इनका जन्म हुआ है। तो सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है कि ऐसा विकास जो जारी रहा और सके, टिकाऊ बना रहे। तो सतत विकास में केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि नहीं भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। तो समझ लीजिए सतत विकास का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? ऐसा विकास जो जारी रह सके। यहाँ पर क्या होना चाहिए? विकास जारी भी है पर जो हमें टिकाऊ भी बना रहना चाहिए, बना रह सके। सतत विकास में केवल जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो वर्तमान की पीढ़ी को नहीं देखना चाहिए बल्कि जो भावी जो पीढ़ी है इसके विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। इसीलिए जो इस योजना को बनाया गया सतत विकास की योजना, पोषणीय विकास की योजना को अवधारणा का जन्म हुआ। आगे देखेंगे ब्रूडलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकता बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता के समझौता किए बने पूरा की जाए, तो इसको भी हम क्या बोला जाता है? तो सतत विकास बोल सकते हैं। तो ये जो है आप देख सकते हैं अलग अर्थशास्त्री का अलग कहना है। साथ ही आगे देख लेंगे इस तरह जो है मेडिसिन नामक एक अर्थशास्त्री ने बताया कि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है, जबकि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास का सूचक होता है। आप देख लीजिए यहाँ पर जो है इसके बारे में क्या बोला है एक अर्थशास्त्री, मेडिसन नामक एक अर्थशास्त्री कहा है कि अगर कोई धनी देश में अगर आय बढ़ता हुआ दिख रहा है तो हमारा आर्थिक वृद्धि का सूचांक कहलाएगा, जबकि जो कोई गरीब देश है, निर्धन देश है, देश में अगर आय बढ़ता हुआ जा रहा है तो हमारा आर्थिक विकास कहलाएगा। तो समझ चुके हैं अलग अलग लोगों का जो है आर्थिक वृद्धि का क्या पहलू है, आर्थिक विकास का क्या पहलू है। तो यहाँ पर आप सभी समझ गए होंगे। आगे देखेंगे जहाँ तक आर्थिक प्रगति की बात है तो यह एक व्यापार शब्द है जिसका प्रयोग किसी अस्थायी इकाई के लिए नहीं किया जाता। इसके आर्थिक विकास का आर्थिक विकास दोनों ही शामिल होते हैं। अतः प्रायः आर्थिक प्रगति के स्थान पर आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग होता है। प्रायः जो है आर्थिक प्रगति के स्थान पर कहीं कहीं आर्थिक वृद्धि का यूज हो जाता है या कहीं आर्थिक शब्दों का प्रयोग हो जाता है। तो ये बताया जा रहा है। आगे देखेंगे आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास एक दूसरे के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। सच पूछा जाए तो विकास शब्द में वृद्धि शब्द का अर्थ ही निहित है और अतः जो है आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक जो हमारा प्रगति में कोई खास अंतर नहीं है। तीनों व्यवहार एक ही जैसा समझा जाता है। और यहाँ पर देख लीजिए तो लेविस भी यही इनका जो है लेविस एक अर्थशास्त्री, इनका भी जो है यही राय है। आप आर्थिक नियोजन के बारे में जान सकते हैं कि द्वारा आर्थिक विकास हुआ है कि नहीं। अगर हम आर्थिक नियोजन को जान जाएंगे तो हमारा आर्थिक विकास हुआ है उसको भी जान लेंगे। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ हो जाता है एक समवेत कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य से प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय का उपयोग करना, ये हमारा क्या हो जाता है? तो आर्थिक नियोजन का अर्थ हो जाता है। आगे यहाँ पर समझ लेते हैं भारत में जो हमारा योजना आयोग आया था, जो कि हमारा प्लानिंग कमीशन है, जो कि आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाता है। भारत में योजना आयोग का गठन जो हमारा सबसे पहले 15 मार्च 1950 को किया गया। इस पदेन का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय थे। तो देख लीजिए सबसे पहले जो है योजना आयोग का जो है गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950। प्रधानमंत्री होता है उसी का जो है वो अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। तो उस समय देखेंगे 1950 समय में कौन था? तो हमारा जो है जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, तो इसका अध्यक्ष वही थे।
आगे देखेंगे योजना आयोग के शब्दों में आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रम में प्रयोग किया जाता है। अर्थात भारत अभी तक जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना को पूरी कर चुका है और भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 1951 से लेकर हमारा 1956 तक रहा है। तो आप सभी समझ चुके हैं भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना तथा कृषि एवं उद्योग का आधुनिकीकरण करना तथा आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना तथा सामाजिक न्याय बढ़ावा को देना तथा भारत में नियोजन की तालिका यहाँ पर ये सभी देख सकता है। और यहाँ पर समझेंगे भारत में योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को किया गया। इसके अध्यक्ष जो हमारा क्या हो जाते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। सामान्यतः कामकाज का जो है उपाध्यक्ष देखरेख में होता है, जिसकी सहायता से जो है आयोग 8 सदस्य इसमें होते हैं। तो योजना आयोग के जो पहला हमारा अध्यक्ष वो तो प्रधानमंत्री हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो अन्य आठ जो हमारा क्या होते हैं और सदस्य होते हैं। नीति आयोग क्या है, भारत में जो योजना आयोग था इसको बदल कर जो है हमारा नीति आयोग नाम कर दिया। नीति आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया था। योजना आयोग का नाम बदलकर जो है नीति आयोग कर दिया गया था। कब, तो 1 जनवरी 2015 को कर दिया था। तो पहला पंचवर्षीय में देखेंगे तो 1951 से 56 तक, दूसरा पंचवर्षीय देखेंगे तो 1956 से 1961, सातवां पंचवर्षीय देखिएगा तो 1985 से 1990 तक, 11वां देखेंगे तो हमारा 2007 से 2012 तक, और 12वां देखेंगे पंचवर्षीय योजना तो हमारा 2012 से लेकर 2000 हमारा क्या हो जाएगा 17। आगे समझ लेते हैं हमारा जो राष्ट्रीय विकास परिषद जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, जिसे शॉर्ट में एनडीसी के नाम से जानते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार तथा योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग के वातावरण बनाने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय विकास के परिषद में सभी राज्य के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। एक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य कर आयोग का होता है और अंत यह राष्ट्रीय विकास परिषद का अनुमोदित यानी अप्रूव्ड होता है। तो ये आप सभी समझ चुके हैं राष्ट्रीय विकास आयोग क्या होता है। यहाँ तक हम सभी जो है पार्ट 1 वीडियो में कवर कर चुके हैं। बाकी यहाँ से हम मौद्रिक जो विकास है इसको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से करेंगे। तो आप सभी चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। आप सभी से मिलते हैं इकोनॉमिक्स जो हमारा फर्स्ट चैप्टर इसके पार्ट 2 वीडियो के साथ। जय हिंद।